Dear students, good morning. Today we will talk about Mikhail Gorbachev. टॉपिक है हमारा गॉर्बेचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, और इस चैप्टर में हम आज गॉर्बेचेव के बारे में ही पढ़ेंगे। वो थे कौन? वो जनरल सेक्रेटरी थे यूएसएसआर के, एंड 1985 में वो जनरल सेक्रेटरी बने यूएसएसआर के। मैं आपको उनकी पिक्चर दिखाती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपके सामने अभी ये पिक्चर है मिखेल गॉर्बेचेव की। ये देखिए, इनकी पोजीशन को आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि वो सोसाइटी में रिफॉर्म्स करेंगे। रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस लाएंगे, सोसाइटी को चेंज करेंगे। फिर क्या हुआ? तो ये क्यों चाहते हैं? वाई रिफॉर्म्स? ये क्यों चाहते हैं कि सोसाइटी में रिफॉर्म्स हो? ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनके यहाँ इनको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। इनको पता है कि वेस्ट के साथ इनकी टेक्नोलॉजी मैच नहीं करती। इंफॉर्मेशन यहाँ पे कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, टेक्नोलॉजी कम है। तो ये चाहते हैं कि ये बराबरी कर सकें, वेस्ट के साथ इनकी बराबरी हो। ठीक है, तो इसलिए गॉर्बेचेव ने कुछ रिफॉर्म्स करने की सोची। ये अपने कंट्री के लोगों को थोड़ी फ्रीडम देना चाहते हैं। इनको लगता है कि यहाँ इनकी कंट्री में लोगों को फ्रीडम की कमी है। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के एफर्ट्स। वो देखो आप, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ पहले देखो कि है कौन सी। ये देखो, जैसे ये मैप है आपके सामने, यूनियंस ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक्स का। इस मैप में इस तरफ ये जो कंट्रीज़ हैं ये सारी कंट्रीज़ क्या है? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। देखो इनको, जैसे कि बेलारूस हो गया, यूक्रेनिया है आपके सामने, जॉर्जिया है, लिटाविया है, एस्टोनिया है, बहुत सारी ये कंट्रीज़ हैं। ये सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इन लोगों ने ना क्या किया, इन लोगों ने कहा कि हमें यूएसएसआर के कंट्रोल से अलग होना है। तो इन्होंने यहाँ पे अपने देश में प्रोटेस्ट किया। पहले भी ये प्रोटेस्ट होते थे, तो क्या होता था, यहाँ से आर्मी भेज दी जाती थी, रेड आर्मी। रेड आर्मी आपको पता ही है, यूएसएसआर की मोस्ट पावरफुल आर्मी है रेड आर्मी। और यहाँ पे जो भी कोई प्रोटेस्ट होता था उसको सप्रेस कर दिया जाता था। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब इन ईस्ट कंट्रीज़ ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, तो यहाँ से मिखेल गॉर्बेचेव ने कोई रेड आर्मी नहीं भेजी, इनको प्रोटेस्ट करने दिया। ये पहला पॉइंट है इस बात को समझने के लिए कि जो मिखेल गॉर्बेचेव है वो क्या चाहते हैं, वो थोड़ी सी फ्रीडम चाहते हैं, वो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अगर वो ऐसे रिफॉर्म्स लाना चाहेंगे मिखेल गॉर्बेचेव, तो क्या उनकी पार्टी के जो हार्डलाइनर्स हैं, क्या वो उनको ऐसा करने देंगे? बिल्कुल नहीं करने देंगे। मिखेल गॉर्बेचेव क्या चाहते थे? वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके देश के लोगों को थोड़ी फ्रीडम मिले, थोड़ी डेमोक्रेटिक पावर्स मिले उनकी कंट्री के लोगों को। ठीक है, और वो चाहते थे कि, पर अब ये बात जो है, वो जो चाहते हैं, ये बात उनकी पार्टी के हार्डलाइनर्स को बिल्कुल पसंद नहीं है। हार्डलाइनर्स मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में और भी तो कोई कट्टर लोग होते हैं ना। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे कि इस तरह की कोई पावर्स लोगों को फ्रीडम्स दी जाए। वो गॉर्बेचेव से सहमत नहीं है, उन्हीं की पार्टी के हार्डलाइनर्स। तो क्या हुआ 1991 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको ध्यान से समझो। 1991 में एक कूप हुआ। कूप मतलब तख्त पलट, समझ गए ना? तो ये तख्त पलट, इसको अगस्त कूप के नाम से भी जाना जाता है। हुआ क्या इसमें कि जो गॉर्बेचेव हैं उन्होंने, वो वेकेशन पे गए थे। जब वो वापस आए तो उनकी पार्टी मेंबर्स ने उनको कहा कि आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो आप जो भी आपने रिफॉर्म्स किए हैं वो सारे रिफॉर्म्स वापस ले लो, या गॉर्बेचेव को क्या कहा गया कि आप छोड़ो, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो और अपने रिफॉर्म्स को वापस ले लो। गॉर्बेचेव ने मना कर दिया कि वो कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करने वाले। तो इन लोगों ने क्या किया, खुद ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तो ये 1991 में यूएसएसआर में कूप हुआ और क्या कहते हैं कि पावर जो थी गॉर्बेचेव के हाथ से चली गई। अब आपको मैं बताती हूँ एक और पर्सन के बारे में जिनका नाम था बोरिस येल्सिन। जो बोरिस येल्सिन है बच्चे, ये एक नेशनल हीरो के तौर पे उस टाइम सामने आए। ये कूप के अगेंस्ट थे।
क्योंकि लोग जो थे वो फ्रीडम को टेस्ट कर चुके थे। अब वो दोबारा कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स से गवर्न होने को तैयार नहीं थे। तब ये पर्सन देखो, ये आपके सामने है, ये जो पर्सन है इनका नाम है बोरिस येल्सिन। ये जो बोरिस येल्सिन है ये नेशनल हीरो के तौर पे सामने आए और इन्होंने खुल के कूप का विरोध किया, ठीक है। और बाद में ये यूएसएसआर रशिया के प्रेसिडेंट भी बने थे। चलो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कहते आफ्टर दैट दे बिकम द, अच्छा ठीक है, बाद में वो प्रेसिडेंट भी बने थे। अब ये जो ईस्ट कंट्रीज़ हैं, देखो यहाँ पे धीरे धीरे पावर जो थी वो शिफ्ट होनी शुरू हो गई। ये जो ये वाला जो हिस्सा है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का, ये लोग फ्रीडम चाहते हैं यूएसएसआर से, ठीक है, क्योंकि ये लोग थोड़े डेवलप्ड हैं, ज़्यादा टैक्स देते हैं, ये अपने आप को यूएसएसआर से अलग करना चाहते हैं। पर जो ये वाली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को देखो ध्यान से, कौन कौन सी है ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़? पाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है। ये सारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ये अपने आप को यूएसएसआर से अलग नहीं करवाना चाहती, ठीक है, क्योंकि इनको यूएसएसआर से इकोनॉमिक हेल्प मिलती है। पर जो ये वाली ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये अपने आप को यूएसएसआर से अलग करवाना चाहती हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि इनको लगता है, इन कंट्रीज़ को लगता है कि टैक्स तो हम देते हैं और उस टैक्स का फ़ायदा इनको होता है कि हमारे दिए हुए टैक्स से इनकी डेवलपमेंट में गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। तो ये भी एक बात है जिसकी वजह से कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ये यूएसएसआर के साथ रहना चाहती हैं, पर ये वाली जो रिपब्लिक्स हैं ये यूएसएसआर से अलग होना चाहते हैं। और धीरे धीरे ये जो पावर थी ये शिफ्ट होने लगी, किससे? ये यूरोपनाइज पार्ट है, यूरोप का जो पार्ट है, उन्होंने अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया, किससे? यूएसएसआर से। ये स्टूडेंट्स, अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन की लीडरशिप के अंडर रशिया, बेलारूस और यूक्रेन, इन तीनों मेजर रिपब्लिक्स ने अपने आप को यूएसएसआर से अलग कर लिया। यानी कि इन तीनों रिपब्लिक्स ने अपने को भंग कर दिया गया। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको भी बैन कर दिया गया, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया गया, और इस तरह से जो कोल्ड वार चल रहा था वो ख़त्म हो गया। कोल्ड वार क्यों ख़त्म हो गया? जब आइडियोलॉजी ही सेम हो गई तो कोल्ड वार ने तो ख़त्म हो ही जाना था। जब इन्होंने कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को ही मान लिया यूएसएसआर ने, तो ऑब्वियसली कोल्ड वार ख़त्म हो गई, क्योंकि मेन जो लड़ाई थी वो आइडियोलॉजी की ही थी। यूएसए कह रहा था कि मेरी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी अच्छी है, यूएसएसआर कह रहा था कि सोशलिज्म अच्छा है। अब इन्होंने भी कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया, तो इट मीन्स क्या हुआ? कोल्ड वार ख़त्म हो गई। और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे बच्चे, ये वाले सारे, जस्ट अ मिनट, ये सारे जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे ये सरप्राइज़ हो गए कि कैसे यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो गई। कारण क्या? क्योंकि इनको तो बहुत बेनिफिट हो रहा था, ये गरीब देश थे, ठीक है, इनको तो बहुत बेनिफिट हो रहा था यूएसएसआर के साथ रह के। और उसी टाइम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी बना, और यही रिपब्लिक्स उसके फाउंडिंग मेंबर थे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो वो तीनों रिपब्लिक्स, एक तो ये रहा रशिया, एंड यहाँ पे देखिए आप, ये है यूक्रेन एंड बेलारूस, ठीक है। ये तीनों रिपब्लिक्स जो हैं इन्होंने, ये फाउंडिंग मेंबर्स भी थे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। रशिया ने, आप देखो कि ये रशिया है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसने यूएसएसआर की इनहेरिट, जितना भी कुछ यूएसएसआर के पास था वो सारा का इनहेरिट रशिया ने कर लिया। यानी कि अब रशिया के पास जो यूएसएसआर के पास जो यूएन की सीट थी वो भी अब रशिया ने संभाल ली, और जितने भी ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स यूएसएसआर ने किए थे वो सारे अब रशिया के हो गए। इस तरह से सोवियत यूनियन डेड और बरीड हो गया और रशिया एक ओनली न्यूक्लियर पावर वाला कंट्री बन गया। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट टेस्ट दूंगी,
जो टेस्ट सारा, अगर आप ये वीडियो देखोगे और पीछे वाली जो मैंने वीडियोस भेजी थी इस चैप्टर की वो देखोगे तो आप उस टेस्ट को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज़ वॉच एंड ट्राई टू लर्न ऑल द फैक्ट्स एंड प्लीज़ रीड NCERT बुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।